हेलो सभी को हमारा सब प्रेम नमस्कार। मैं अनुपम गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को विदित है कि हमारी जो यूजीसी नेट हिस्ट्री के पीवाईक्यू की एक सीरीज चल रही है, ये आज इसकी चौथी क्लास है। और ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होती हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये सवाल आपको परीक्षाओं में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स उनका एक दायरा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर कोई भी जानकारी आपको लग रही है एग्जाम्स लैब से जुड़ी हुई, या आपकी हमारी जो क्लास की पीडीएफ वगैरह है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस नंबर में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मतलब कंटिन्यूटी में है सवालों का क्रम। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन जो हैं उनको आपको देखना है। कथन एक और कथन दो तरह के कथन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला कथन कह रहा है, कथन एक, फावड़ा और हाशिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग स्थलों से मिले हैं। और दूसरा कथन कह रहा है, मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं। अब हमें इसमें से चारों ऑप्शन देखने और बताने हैं क्या आंसर इसका हो सकता है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, जरा सोचिए आप इसको। कुछ सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे देता हूं, फिर उसके बाद में इसका आंसर बताता हूं। फावड़ा और हाशिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। 100% ये कथन मुझे सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि महापाषाण काल अगर आप देखोगे तो रफली 1500 बीसी से लेकर 100 एडी तक, है ना, अलग अलग साइट्स में अलग अलग टाइम पीरियड के महापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। मेगालिथिक जो साइट्स हैं वो मिली हुई हैं पूरे भारत में, खास तौर पर दक्षिण भारत में बहुत सारी साइट्स मिली हुई हैं। और वहां पर आपको बिल्कुल लोहे के उपकरण तो मिले ही मिले हैं, जो आयरन टूल्स हैं वो तो मिले ही मिले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखोगे लोहा कब आया, 1000 बीसी के आसपास आया, है ना। लेटर वैदिक पीरियड जहां पर लगना शुरू होता है, वहीं से आयरन एज की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये मेगालिथिक पीरियड के अंदर आता है। छोटे शस्त्र भी मिले हैं, फावड़ा हाशिया मिला है, और घोड़ों की साज सज्जा के जो, मतलब घोड़े जो उस समय होते थे उनको सजाने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार, जो जरूरी चीजें होती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर मिली हैं। तो कथन एक तो बिल्कुल सही है। तो कथन एक अगर सही है तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, है ना। और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कथन एक तो 100% सही है ना। कथन दो देख लेते हैं, मास्की और नागार्जुन कोंडा। तो मास्की आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है ना, ये आपको कर्नाटक में मिलती है। और नागार्जुन कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिलता है। तो ये कर्नाटक में मिलता है और ये आंध्र प्रदेश में मिलता है। ये दोनों ही स्थल आप याद रखना मेगालिथिक साइट से संबंधित है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी लोगों ने आंसर सिलेक्ट किया था एकदम करेक्ट है उनका, ये है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, समय खराब नहीं करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? वज्रपति, ये जो शब्द आया है ये आपको बताना है कौन था वज्रपति। कई सारे आप याद रखना ऑफिसर्स के, कमांडर्स के, वैदिक पीरियड से, ऋग्वैदिक पीरियड से हमें नाम पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, है ना। जैसे पुरोहित हो गया, पुरोहित एक इंपॉर्टेंट पद था, सेनानी एक इंपॉर्टेंट पद था, है ना। ऐसे ही कुलापा एक इंपॉर्टेंट पद था, है ना। ऐसे ही ईशान एक इंपॉर्टेंट पद था। ठीक है, तो इस तरह के आपको कई सारे पद मिलेंगे। ग्रमाणी एक इंपॉर्टेंट पद था। उसी में एक पद क्या आता है आपका, वज्रपति आता है ना, वज्रपति। तो वज्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये उस समय के प्रमुख जो अधिकारी होते थे ऋग्वैदिक काल के, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों में से आया है। तो योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, जो उस समय लड़ाके होते थे, उनका जो ग्रुप होता था उसको जो लीड करता था, क्या ये वो है? ऑप्शन बी कह रहा है राजा का वरिष्ठ मंत्री, कबीलाई सभाओं की बैठकों में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, या गांव का मुखिया। अब देखो इसमें आंसर क्या क्या नहीं हो सकता, पहले हम वो देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो है वो बेस्ट अप्रोच देता है हमें, है ना, किसी भी क्वेश्चन को लगाने की।
एलिमिनेशन मेथड आपको बेस्ट अप्रोच देगा। तो जैसे आप देखो गांव का मुखिया कौन होता था बच्चे, ग्रामाणी होता था, तो यह आंसर नहीं हो सकता। कबीलाई सभाओं की बैठकों में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, इसे ईशान कहते थे, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। राजा का वरिष्ठ मंत्री, देखो उस समय ऋग्वैदिक काल में, खास तौर पर वैदिक पीरियड जब हम पूरा उसको एक कंबाइंड उसमें माने, तो कोई अलग से हमें डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं मिलती है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नहीं मिलता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं मिलता है, कोई मंत्री परिषद नहीं थी। ज्यादातर जो महत्वपूर्ण ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके माध्यम से ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो जब मंत्री परिषद थी ही नहीं तो मंत्री कहां से होगा, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। बचता हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, इसे ही हम क्या बोलते थे, वज्रपति बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। पुरोहित देखो आपको मालूम है पंडित हुआ करता था। सेनानी आप देखोगे सेनापति होता था। अब आप बोलोगे सर वज्रपति और सेनापति क्या सेम है, नहीं, वज्रपति कई सेनापतियों के ऊपर एक वज्रपति हुआ करता था। कुलापा जो है ये कुल का परिवार का मुखिया होता था। ईशान मैंने बता ही दिया, ग्रामाणी मैंने बता ही दिया, वज्रपति आप समझ ही गए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी कई सारे पद हैं, जैसे स्पर्श है, जीवाग्रह है। स्पर्श उस समय के जो दूत हुआ करते थे उन्हें स्पर्श बोलते थे, तो इन्हें भी आपको याद रखना है ना, स्पर्श इन्हें बोला जाता था। जीवाग्रह या इसे ही क्या बोल देते थे, उग्र बोल देते थे, है ना। तो ये पुलिस अधिकारी होता था, स्पर्श हो गया, ये जासूस होता था। तो इस तरीके से कई सारे पद हुआ करते थे, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, हर स्थिति में इसको याद रखना है। और इसमें आप एक चीज और याद रखना कि जो वज्रपति है ना, ये बेसिकली चारागाहों का नियंत्रण भी करता था, है ना, चारागाहों का भी नियंत्रण इसके पास होता था। अब ये चारागाह क्या है भाई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चारागाह, क्योंकि उस समय पाश्चर लैंड ये जो हो गई है ना, मतलब जो पशुपालन एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय था, या कह लो आप ऋग्वैदिक काल में तो एकमात्र व्यवसाय ही था, पूरी इकोनॉमी पशुओं पर ही आधारित थी। तो जो उस समय की पाश्चर लैंड्स होती थी, चारागाह होती थी, उन भूमियों का संरक्षण करने के लिए यह अधिकारी जो है नियुक्त किया जाता था, और साथ ही साथ इसके ये योद्धा समूह के प्रमुख का भी नेतृत्व करता था। इसके अंडर में कई सारे कुलापा और सेनापति हुआ करते थे, तो वज्रपति आप ऐसे याद रखना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी भाई, चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशाला, अटेम्प्ट कीजिए भाई। जल्दी बताइए। बताइए भाई, चलिए एक एक करके देख लेते हैं, है ना। तो चंदना जो है, चंदना ये आप याद रखना, ये जैन धर्म से संबंधित है। खेमा का संबंध बौद्ध धर्म से है ना, तो खेमा आंसर नहीं हो सकती है। सुजाता जो है इनका संबंध भी बौद्ध धर्म से है, गौतम बुद्ध की कहानी में मिलती हैं, तो इनका भी नहीं हो सकता। और त्रिशाला जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन चंदना की कहानी हमें समझनी बहुत आवश्यक है ना। चंदना और ये चंदना दोनों मैंने जो जैन धर्म से बताई, चंदना और त्रिशाला, जो हमारी संभावित उत्तर हो सकती हैं, ये दोनों महावीर से संबंधित है ना। तो चंदना आप याद रखना, अंग देश के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। चंदना कौन थी भाई, एक एक करके देखते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना। चंदना अंग देश के राजा दधिवाहन की पुत्री, ठीक है। इनका जीवन ना बहुत आराम में बीता, क्योंकि राजा की पुत्री थी, लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनी इनके जीवन में कि पूरा राजपाट इन्होंने त्याग दिया, और बहुत ही त्याग का जीवन फिर इन्होंने अपना व्यतीत किया। जब ये महावीर स्वामी से टकराई, तो महावीर स्वामी अपनी एक लंबी तपस्या में थे, एक लंबा व्रत कर रहे थे, और चंदना के द्वारा दी गई
उड़द की दाल के पकवान को खाकर महावीर स्वामी ने अपना व्रत तोड़ा था। ठीक है, अपना व्रत मतलब प्रारणा, प्रारणा कहते थे। इनके द्वारा दिए गए, इनके द्वारा दिए गए उड़द के पकवान को खाकर महावीर स्वामी ने अपना पारणा, पारणा क्या है, एक लंबा व्रत का व्रत तोड़ा था, व्रत तोड़ा था और इन्हें जैन धर्म की दीक्षा दी थी, जैन धर्म की दीक्षा दी, इनसे प्रभावित होकर जैन धर्म की दीक्षा दी। तो यही अपना आंसर है, चंदना ही आंसर है ना। जहां तक खेमा की अगर मैं बात करूं तो खेमा का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये जो राजा थे बिंबिसार, उनकी पत्नी थी, है ना, राजा बिंबिसार की पत्नी थी और अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी ये राजा बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, राजा बिंबिसार की पत्नी, है ना, राजा बिंबिसार की पत्नी, मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी। ठीक है, वही बिंबिसार जिसका बेटा अजातशत्रु था और अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ। तो ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत फेमस थी, ये भी आप याद रखना, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। और इन्होंने गौतम बुद्ध से जब इन्हें उपदेश मिले तो इन्होंने थेरी बन गई थी, ये थेरी, थेरी बोले तो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो इनके बारे में याद रखना। सुजाता, सुजाता कुछ नहीं है, देखो सुजाता एक आप याद रखना ग्वालिन है, जिसने गौतम बुद्ध को उनकी ध्यान की अवस्था में जाने से ठीक पहले जो चावल की खीर है, पके हुए चावल की खीर है ना, दूध के साथ पके हुए चावल की खीर, वो उन्हें दी थी एक पात्र में। और उसे ग्रहण करने के बाद ही गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग का जो विचार है वो उनके दिमाग में आया था और फिर वो 42 दिनों के लिए ध्यान की अवस्था में चले गए थे। तो सुजाता ने ही खीर का पात्र दिया था गौतम बुद्ध को, बुद्ध को खीर का पात्र दिया, बुद्ध को खीर का पात्र दिया, है ना। ये निरंजना नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे दिया था, तो खीर का पात्र दिया था। और इसी के बाद गौतम बुद्ध को आप देखोगे मध्यम मार्ग की प्रेरणा मिली थी, सुख की अनुभूति हुई थी उन्हें। जहां तक त्रिशाला की बात करें तो ये महावीर स्वामी की माता जी हैं। ठीक है, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, ठीक है, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, तो महावीर स्वामी की माता, महावीर स्वामी की माता। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और चेटक की बहन, चेटक की बहन। ठीक है, तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है, अगर आप देखो कि किसी भी धर्म के आप ईश्वर उठा के देख लो, किसी भी महापुरुष को उठा के देख लो जिसने एक धर्म का उपदेश दिया है अपने जीवन में और खुद को स्थापित किया है, वो कभी भी गरीब नहीं हुआ। गरीब के घर में भगवान पैदा नहीं होते। क्यों नहीं पैदा होते गरीब के घर में भगवान? इसलिए पैदा नहीं होते गरीब के घर में भगवान क्योंकि भगवान होने के लिए या भगवान की अवस्था तक पहुंचने के लिए, परम ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको सब कुछ त्यागना होता है। और बिना पाए त्यागोगे कैसे? गरीब के पास है ही क्या त्यागने के लिए। इसलिए चाहे राम हो तो वो राजा के बेटे, कृष्ण हो तो राजा के बेटे, महावीर हो तो राजा के बेटे, बुद्ध हो तो राजा के बेटे। ये संयोग मात्र नहीं है भाई, जब होगा तब तो त्यागोगे। बुद्ध ने महल का ऐशो आराम छोड़ा ना, वो त्याग महसूस किया ना, उस पीक तक वो पहुंचे। तो जो परम ज्ञान की अवस्था है वो अवस्था किस तरीके से आपको त्याग में ले जाती है ये हमें दर्शाता है। और ये एक बहुत विचारणीय और चिंतनीय बिंदु है
कि आप देखोगे गरीब के घर में कभी भगवान नहीं जन्मा, है ना। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, 14वां सवाल, भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जो, इसका मैंने आंसर आपको दे दिया ना। आंसर क्या भैया? चंदना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बताइए भाई क्या क्या पाया गया है नियोलिथिक कल्चर से इंडिया के? घिसकर पॉलिश कर बनाए गए पत्थर के उपकरण, पत्थर का मतलब पत्थर ही होता है ना, तो घिसकर और पॉलिश किए करके बनाए गए पत्थर के उपकरण, ठीक है भाई। क्या हल मिला है यहां से? क्या बैलगाड़ी मिली है यहां से? क्या खेती के उपजाए गए जौ और मटर, खेती के से उपजाए गए जौ और मटर के दाने मिले हैं क्या? नवपाषाण संस्कृति, बताइए भाई। तो देखो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मानव, नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्रहक से खाद्य उत्पादक हो गया था। मतलब अब वो सिर्फ भोजन इकट्ठा नहीं कर रहा था, है ना, संग्रहण नहीं कर रहा था उसका, वो बाकायदा खेती करने लगा था, लेकिन खेती अव्यवस्थित थी, है ना, अव्यवस्थित थी, अव्यवस्थित एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहां पर खेती दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो मेहरगढ़ है, अलग अलग साइट्स आप अगर देखो, मेहरगढ़ है ना पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्ज होम देख लो आप, है ना, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, भूगर्भ आवास मिले हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर में ही गुफ कराल आप देख लो, है ना, एक जगह है। तो यहां से अलग अलग आपको, बिहार में देख लो तो चिरांद करके एक जगह है ना, चिरांद हो गया, से गेहूं, मसूर, मटर, रागी इत्यादि की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इन सब की खेती के क्या मिले हैं यहां से? साक्ष्य मिले हैं। जबकि नवपाषाण संस्कृति के बाद अगर आप देखो तो हल और बैलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध कांस्य युगीन सभ्यता से है ना, ये कांस्य युग में आई है, युगीन सभ्यता में पहले साक्ष्य मिलते हैं, में पहले साक्ष्य। मतलब नवपाषाण काल में हम इतने एडवांस नहीं थे कि हल और बैलगाड़ी का यूज करने लग जाएं। हाँ, हमने पशुपालन शुरू कर दिया था, 27 से ज्यादा पशुओं से हमारी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप देखोगे, अब 2 और 3 आंसर नहीं हो सकता, है ना, 2 और 3 आंसर नहीं हो सकता। तो ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, इसमें 3 है और ये भी आंसर नहीं होगा। तो 1 और 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो नवपाषाण काल में बस इतना ही हमें यहां पर देखने को मिलता है कि वो खाद्य संग्रहक से क्या बन गया था, ठीक है। तो फिर सर खेती कैसे कर रहा था वो? तो वो कर रहा था लकड़ी की कुदाल से। खेती कैसे कर रहा था बच्चे? लकड़ी की कुदाल से वो खेती कर रहा था। अगर कभी मन में यह भी आ जाए तो खेती में लकड़ी की कुदाल का प्रयोग नवपाषाण काल में, है ना, लेकिन बैलगाड़ी, हल, ये सब अभी नहीं आया था। ये आपको कहां मिलेगा? कांस्य युगीन सभ्यता में, ब्रॉन्ज एज में। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय महापाषाण काल संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? बताइए। महापाषाण, अगेन मेगालिथिक से क्वेश्चन आ गया, बहुत क्वेश्चन पूछता है यूजीसी मेगालिथिक से। तो बताइए भारतीय महापाषाण कालीन संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? ऑप्शंस देखिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है? लोहे के औजार और उपकरण, मैंने आपको बताया कि भाई लोहा तो आ ही चुका था, तो यह आंसर होगा, ठीक है। एक कहां कहां दिया गया है? एक यहां नहीं दिया है और यहां नहीं दिया है,
यहां तो दिया है, सॉरी यहां नहीं दिया है ना। घोड़े, क्या महापाषाण काल में घोड़े आ गए थे? बिल्कुल आ गए थे, 100% आ गए थे। लंबा इसका स्पैन है, इसलिए घोड़े भी यहां पर देखने को मिलते हैं। जॉर्वे वेयर, ये भाई साहब थोड़ा सा आपका पढ़ा हुआ भी है। कांस, ये आप देखोगे कहां से है ये एक तरीके से आप देखोगे तो ताम्रपाषाण कालीन चाल्कोलिथिक साइट है ये, चाल्कोलिथिक है ना, ताम्रपाषाण कालीन। है ना, महाराष्ट्र में है ये, तो ये सोचना पड़ेगा। सार्कोफेगी, सार्कोफेगी क्या होता है? देखो, सार्कोफेगी एक तरह का, आप याद रखना, ताबूत होता है, टेराकोटा का ताबूत, टेराकोटा का ताबूत, है ना, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं, एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो, ऐसा ताबूत हो गया इस तरीके का, है ना, और इसके नीचे आपको क्या मिलेंगे? पैर मिलेंगे, मिट्टी का बना होता है, पकी हुई मिट्टी का। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी का ताबूत है ये, है ना। तो सार्कोफेगी आप याद रखना, ये महापाषाण काल का बहुत बड़ा फीचर है। सार्कोफेगी आपको दिखाई देगा। ये टेराकोटा अर्थात पकी हुई मिट्टी का क्या है? एक तरीके से ताबूत है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अलग अलग जगहों पे आप देखोगे दक्षिण भारत में सार्कोफेगी मिली हुई है, जहां पे एक पकी हुई ताबूत के अंदर जो अस्थि अवशेष हैं उनको रखा गया है बहुत अच्छे से। डॉलमेन क्या होता है भाई? तो डॉलमेन आप याद रखना, ये भी महापाषाण काल से संबंधित है। इसकी मैं अगर आपको फोटो दिखाना चाहूं तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं देखता हूं। चलिए, आ जाएगी फोटो, मैं प्रयास करता हूं आपको फोटो दिखाने का। डॉलमेन जो होता है ये क्या होता है, ये अपन देख लेते हैं, है ना। डॉलमेन देखो, मजा आएगा आपको। डॉलमेन एंड उसके साथ के जो स्ट्रक्चर है, सिस्ट भी होता है, मैनहर भी होता है। ठीक है, देखो डॉलमेन दिखाता हूं मैं आपको, डॉलमेन, सिस्ट, मैनहर, है ना, ये सब अलग अलग आप देखोगे, अलग अलग तरह की क्या है, कब्रें हैं। इमेजेस में आपको जाकर दिखाता हूं मैं, ये देखिए, है ना। तो ये इस तरीके से आपको बड़ी बड़ी चट्टानें, ये एग्जैक्टली ये है डॉलमेन, है ना। अगर आपको विजिबल है ये इमेज में, देखूं अगर बड़ी कर सकता हूं तो, हो ठीक है, यहीं से देखने की कोशिश करते हैं अपन, व्यू इमेज में चले जाते हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये डॉलमेन है ना। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर एक सपाट पत्थर रख दिया जाता था और इसके नीचे कब्र है भैया, ठीक है, इसके नीचे क्या है? कब्र है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी की तरह आप देखोगे मैनहिर क्या होता है, मैनहिर भी मैं आपको शायद दिखा पाऊं, यहाँ पे अगर दिखे मुझे, ये सारे डॉल्मेन के हैं स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। और जो इस तरह नीचे नाली बनी हुई है ना, इसको सिस्ट बोल दिया जाता था, ठीक है। जो इस तरह की नाली बनी होती थी उसे सिस्ट बोल दिया जाता था। अगर ये जमीन के अंदर है स्ट्रक्चर, ये पत्थर अगर जमीन के अंदर गड़े हुए हैं तो इसे सिस्ट बोल दिया जाएगा, है ना। जहां तक मैनहिर की बात है, जहां तक मैनहिर की बात है, तो एक बड़ा सा पत्थर आपको रखा हुआ मिलेगा। ये तो सारे डॉल्मेन ही दिखा रहा है अभी यहाँ पर, हाँ। तो ये देखोगे आप, ये मैनहिर है बच्चे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये बड़ा सा एक ऐसे पत्थर आपको रखने का रखा हुआ मिलेगा। कहाँ गया यार, थोड़ा सा इसमें मुझे इमेज के उसमें, चलिए, तो समझ गए आप ना। ये है मैनहिर, मोनोलिथ मैनहिर, है ना। इस तरीके के ऊंचे ऊंचे जो आप देखोगे, ये मैनहिर इस टाइप के होते हैं, है ना। इसके नीचे कब्र होती, कब्र सुरक्षित रखे रहे तो इस तरीके से एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था।
तो इस तरीके आप देखोगे ये सब मेगालिथिक पीरियड में महापाषाण काल युग में मिले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इनको देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको जो अभी वो बोल रहा था स्कारग्राफी जो होती है वो भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड, 5 सेकेंड लगेगा, वो भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। स्कारगोफेगी जो होती है ना, स्कारगोफेगी, इस नहीं सर्च हो रहा है क्या? स्कारगोफेगी, इमेजेस में जाएं, इस तरीके से देखो, ये जो ताबूत होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए ताबूत, इसको हम कहते हैं। ये आपने मिस्र में देखा होगा, इजिप्ट में देखा होगा, बहुत चलता था। लेकिन भारत में अगर आप देखना चाहो, है ना, इसको इंडिया में जो मिला है, ये देखो, ये दिखाता है सबसे बढ़िया तरीके से, है ना। तो इस तरह से पकी हुई मिट्टी का एक ताबूत होता था जिसके कई सारे क्या होते थे, पैर होते थे, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते थे, सार्कोफेगी। तो सार्कोफेगी भी आपको याद रखना है। ये भी आपका मेगालिथिक। अब देखो, ये मैंने इसलिए इतना डिटेल में आपको दिखा दिया बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बात याद रखना कि ये सारे शब्द जो हैं आपको इनसे परिचित होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इन्हें इमेजिन कर पाओ, है ना। तो ये एक तरह की क्या है, कब्र है जो पत्थरों से ढकी होती थी। डॉल्मेन के अलावा और क्या प्रकार होते हैं, तो सिस्ट होता है ना, मैनहिर होता है, फिर स्टोन सर्कल भी होता है। तो ये सब आप याद रखना। तो इसमें आप देखोगे कि सी ऑप्शन सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है जॉर्वे, कायथा, ओजियाना और रोजड़ी ये स्थल किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो जॉर्वे हम बहुत अच्छे से कई बार पढ़ चुके हैं कि जॉर्वे महाराष्ट्र में है ना। कायथा मध्य प्रदेश में है, ये भी बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, उज्जैन जिले में आता है। जॉर्वे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है ना। अगर हमें सिर्फ ये दो पता हो तो क्या हम आंसर कर सकते हैं? यूजीसी का पेपर है, मुझे तो नहीं लगता कर पाओगे। ए का 2 तो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। बी का 3 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, 2 ऑप्शन में उसने फंसा दिया। फिर भी हमें ये पता चल गया कि ये बी और सी तो आंसर नहीं हो सकते। अब जो ओजियाना है, ओजियाना आप याद रखना, ये राजस्थान में पड़ता है, डीडवाना जिले में। और रोजड़ी आप याद रखना, ये गुजरात में पड़ता है ना। रोजड़ी तो इतना इंपॉर्टेंट स्थल रहा है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तक जाता है ना। तो डी का 1 और ओजियाना राजस्थान, सी का 4। तो डी का 1 और सी का 4, डी का 1 और सी का 4। तो आंसर आ गया मैच द कॉलम में। यही खास बात है कि हमें इजिली आंसर मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। अगर हम सिर्फ ओजियाना राजस्थान मिला देते तो इस एक मिलान से हमें आंसर मिल जाता, क्योंकि 4 नंबर एक ही जगह दिया हुआ है सी के साथ, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये भी देखो, जोड़ी मिलाओ से प्रश्न आया हुआ है। क्या कह रहा है ये प्रश्न? जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं उन्हें मिलाना है, अस्किनी को मिलाना है ना। देखोगे आप किससे मिलाना है, तो पुराने नाम से मिलाना है। तो अस्किनी चिनाब का पुराना नाम है, पुरुषनी रावी का पुराना नाम है, शतुद्री सतलज का पुराना नाम है और विपाशा व्यास का पुराना नाम है। तो इसके हिसाब से देख लो, डी का 1 सिर्फ एक जगह ही मुझे दिख रहा है ना, बाकी जगह नहीं दिख रहा है। तो डी का 1 ऑप्शन नंबर ए, अपने आप सारे कूट सही होंगे। एक बार फिर भी टैली कर लेना चाहिए। ए का 2 बिल्कुल करेक्ट, बी का 3 बिल्कुल करेक्ट, सी का 4 बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चे, आंसर बन गया। ये क्या बन गया, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये नाम आपको पता होने ही चाहिए। वैदिक काल में जो नदियों के नाम होते थे पुराने, 100% आपको इसके अलावा भी नाम पता होने चाहिए। जैसे झेलम एक नदी है ना,
तो झेलम का नाम वितस्ता है, वितस्ता, है ना। ऐसे ही आप देखोगे एक नदी है आज के समय में जिनको हम कहते हैं घग्गर नदी, घग्गर, या इसी को हम हरका भी कहते हैं, है ना, हाकरा, घग्गर या हाकरा। इसे सरस्वती नाम से, सरस्वती नाम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में से सबसे महत्वपूर्ण सदा नीरा तक कहा गया है, नदी तमा तक कहा गया है। नदी तमा मतलब नदियों में सबसे श्रेष्ठ, नदियों में सबसे श्रेष्ठ किसे कहा गया है बच्चे? सरस्वती को, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो और भी सारी नदियों के नाम हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं इनके नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्यास, अच्छा सिंधु को तो सिंधु से ही याद रखो, है ना, सिंधु के लिए तो तुम्हें अलग से कुछ याद नहीं करना है। इंडस को सिंधु बोला जाता था, है ना। तो कितनी हो गई भाई? 4 और 3 7 नदियां हो गई। सप्त सैंधव बन गया यहाँ पर, है ना, सप्त सैंधव क्षेत्र बन गया, इसी की तो बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। सूची को फिर से मिलाना है भाई। महाजनपद, 16 के 16 महाजनपदों की आपको राजधानी पता ही होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये नहीं पता तो फिर क्या पता, है ना। 16 के 16 महाजनपद आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। तो अश्मक आप याद रखना, अश्मक जो राजधानी थी, ये मुझे जो याद आ रहा है इसकी राजधानी पोतन या पाटली कही जाती थी, ये गोदावरी के तट पर, ठीक है। चेदी जो है ये बुंदेलखंड अपना मध्य प्रदेश में ही लगता है, तो इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। पोतन, ठीक है। दक्षिणी पांचाल अगर आप देखोगे तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। फिर इसके बाद आप देखोगे सी का 1, सी का 1 और डी का क्या आ जाएगा? 2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहां पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चे। अगला देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है ना। और यहां पर आप देखोगे असर्शन रीजन से सवाल आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। दजला फरात आप याद रखना, दजला आज के समय में टिग्रिस नदी जो है उसका नाम है पुराना, और फरात जो है, फरात, ये यूफेरेट्स करके एक नदी है उसका नाम है ना। और इन दोनों के नाम से ही मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रचलित थी, की सभ्यता प्रचलित थी, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये कथन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाबा, ठीक है। ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो, ये कथन गलत है। भर भर के साक्ष्य हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। बताओ भैया कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा 19 का? सी आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और ये आज की क्लास का शायद आखिरी क्वेश्चन भी हो। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्तर पर एश्यूलियन औजारों के साथ साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? अब ये एश्यूलियन क्या होता है भाई? एश्यूलियन का मतलब होता है, देखो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ACHEULEAN, है ना। एश्यूलियन टूल का मतलब ये होता है, जो इसके इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो है हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, है ना, जिसको हम क्लीवर को क्या बोलते हैं? खंडक। चॉपर मतलब विदारक,
हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार, है ना। तो दो तरफ से ये क्या होते थे, शार्प किए जाते थे, है ना, घिसे हुए औजार हैं। इन्हीं को ही आप देखोगे आगे चलकर ये माइक्रोलिथ का रूप ले लेते हैं। तो ये एशुलियन ट्यूल का मतलब ये होता है जहां पर पत्थरों को तराश के, पॉलिश करके क्या बनाए गए हों, प्रिसाइज हथियार बनाए गए हों। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि एशुलियन औजारों के साथ पशु के पदचिन्ह का एक समुच्चय मिला है। देखो इन चारों ही साइट से आप देखोगे एशुलियन औजार मिले हैं, मतलब पत्थर के तराशे गए औजार मिले हैं, है ना। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि इनके साथ पशु के पदचिन्ह का समुच्चय मिला हो। तो पशु के पदचिन्ह का समुच्चय आप याद रखना अतिरम पक्कम में मिला है, तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरह का एक बड़ा गोला मिला है जहां पर एशुलियन मतलब पत्थर के छोटे छोटे औजार पड़े हुए हैं और यहीं पर पशुओं के पदचिन्ह दिखाई दिए हैं ऐसे। तो कितने पदचिन्ह मिले हैं, 17 पदचिन्हों का समूह मिला है। 17 पदचिन्हों का समूह प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है भाई, अतिरम पक्कम तमिलनाडु से हुआ है। अतिरम पक्कम तमिलनाडु से हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक भाई। 17 पदचिन्ह मिले हैं और ये कैसे होते हैं, बाईफिशियल होते हैं। बाईफिशियल का मतलब क्या होता है भाई, दो तरफ से जहां पे धार हो उसे बाईफिशियल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम हमें बताना है ना। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। चलिए, तो सिकंदर का भारत से वापस जाना, सिकंदर का भारत से वापस जाना, वापस मतलब उसने 300, सिकंदर ने कब अटैक किया था भारत में, 324 में अटैक किया था और वापस गया था वो 323 में। तो 323 बीसी की बात हो रही है। ठीक है, पर्सोपोलिस का दहन सिकंदर ने जब आप देखोगे पर्शिया में अटैक किया, जो उसके पिता का सपना था उसको जब उसने पूरा किया, 330 बीसी में इसने जला दिया था पर्सोपोलिस को, है ना। डेरियस तृतीय को हराकर उसने वहां की राजधानी पर्सोपोलिस के जो बड़े महल थे उनको जला दिया था, आग के आगोश में भेंट कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया सिकंदर द्वारा हिंदू कुश पार करके ईरान पर विजय। तो ये 329 से 327 के बीच, मतलब भारत आने से ठीक पहले उसने ये अभियान चलाए थे, 327 बीसी। और सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरिडसस में विभाजन, मतलब उसका साम्राज्य का जो विघटन हुआ ये उसकी मौत के बाद 322 बीसी में, जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया था गद्दी में, तब से शुरू हुआ। ठीक है, तब क्रम आपके सामने है, सारी डेट ईसा पूर्व की है, गिनती उल्टे क्रम में होती है। तो सबसे पुरानी घटना मानी जाएगी ये वाली। ठीक है, 330 बीसी में जो घटित हुई थी। 336 में सिकंदर गद्दी में बैठ गया था, है ना। सिकंदर का पिता फिलिप जो था उसकी मौत हो गई थी और 336 में सिकंदर मकदूनिया का, जिसको आजकल हम मैसेडोनिया बोलते हैं, मैसेडोनिया का राजा बना अपने पिता के बाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्रम सीधा सा है भाई, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 सबसे पहले आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 के बाद 1 आ गया। ये 2 ऑप्शन शायद रिपीट हो गए यहाँ पर, है ना। तो आंसर यही है ना, जो इसमें दिया है। ये टाइपिंग एरर है, 2 ऑप्शन रिपीट हो गए हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, बट आपको ये क्रम तो पता चल ही गया एग्जैक्टली, है ना। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा नंबर 1 पे, फिर क्या आएगा 2 के बाद, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, ये आएगा तीसरे नंबर पे, और ये घटना आएगी चौथे नंबर पे, है ना। तो ये क्रम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये आंसर है।
ठीक है, कोई भ्रम ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य तो छोटा बच्चा भी बता देगा भाई, छोटा बच्चा भी बता देगा, है ना। फसल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य तो आप देखोगे फसल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। गेहूं और जौ की प्रारंभिक खेती, है ना, 7000 BC, है ना, 7000 BC। बाकी किली गुल मोहम्मद की अगर मैं बात करूं, किली गुल मोहम्मद की अगर हम बात करें तो किली गुल मोहम्मद, कंफ्यूज मत होना आप, किली गुल मोहम्मद जो है इसे अच्छे से याद रखना, ये बलूचिस्तान से मिला हुआ एक है और यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के लिए फेमस है। कोट दीजिए अगर आप देखोगे तो प्रारंभिक शहरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं यहां पर, शहरीकरण के, है ना। किलेबंदी यहां पर हमको दिखाई दी गई है एक जबरदस्त। और मेही की अगर मैं बात करूं, मेही की अगर मैं बात करूं तो मेही आप याद रखना पहला व्यापारियों का अड्डा है, व्यापारियों का अड्डा, मतलब यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। खेती के प्रारंभिक साक्ष्य के लिए क्या फेमस है? मेहरगढ़। वैसे भारत में और भी साक्ष्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कोलडीवा एक प्रतापगढ़ के पास साइट मिलती है जहां पे चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। अभी नवीनतम खोजों के हिसाब से देखा जाए तो लोहरा देव उत्तर प्रदेश में ही कोलडीवा के थोड़ी सी दूरी में एक साइट और मिली है जहां चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, 8000 BC तक चले जाते हैं। बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना तो आंसर इसका मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना अच्छे से। अगली क्लास में, अगले सेशन में हम आगे के और भी सवाल लेकर आएंगे, है ना। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन पसंद आ रहा होगा, आप इसे एंजॉय कर रहे होगे। आप इसके नोट्स भी अगर बनाते जाओ ना सच में, तो आप विश्वास मानो कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां पर क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा, समाधान मिलेगा। ये पूरी अगर आपको स्लाइड चाहिए है, PPT चाहिए है, कंटेंट चाहिए है, तो आप इस नंबर में हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एग्जाम्स लैब के साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी नोट पर आप सभी से आज के लिए मैं विदा लूंगा। दिस इज अनुपम गर्ग साइनिंग ऑफ। जय हिंद।